हेलो एवरीवन, आई एम यश हियर। पॉलिटिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद के बारे में। देखिए, बिहेवियरलिज्म कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी भाग है। तो ऐसे कोई भी जितने भी सिद्धांत जो पॉलिटिकल साइंस को ट्रेडिशनली डिफाइन करते थे, इंस्टीट्यूशनलिज्म हो, संस्थावाद हो या पॉलिटिकल साइंस की वैल्यू पर आधारित स्टडी हो, उन सभी को नकार देता है बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद मुख्यतः फैक्ट पर फोकस करता है। ये मूलतः व्यक्तियों के व्यवहारों पर, व्यक्ति किस तरह से व्यवहार कर रहा है और ऐसे व्यवहार वह क्यों कर रहा है, उस पर फोकस करता है। और इसी के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से व्यवहार करता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या उसका सेम इम्पैक्ट है, उस पर स्टडी करता है बिहेवियरलिज्म। इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा कि फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले 1930 में चार्ल्स मरियम ने इसे स्टार्ट किया था, इसलिए चार्ल्स मरियम फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म है। और उसके बाद 1950 में इसे पॉपुलर करने का काम किया डेविड ईस्टन ने। व्यवहारवाद की शुरुआत ही ट्रेडिशनल अप्रोच या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को नकारने से होती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या किया जाता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, इन सभी इंस्टीट्यूशन का अध्ययन किया जाता है कि ये किस तरह से बने हैं, किस तरह से काम करते हैं। इसका इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के दो और एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला लीगल एस्पेक्ट, जिसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से लीगल राइट्स मौजूद हैं। तीसरा एस्पेक्ट है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जिसमें देखा जाता है कि किस तरह से गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हुआ, उसका पास्ट क्या रहा है, उसका विकास का क्रम क्या रहा है। तो इन तीनों ट्रेडिशनल अप्रोचेस को बिहेवियरलिज्म नकार देता है और फैक्ट तथा साइंटिफिक स्टडी पर बल देता है। साथ ही ये वैल्यूज़ को या मूल्यों को भी पॉलिटिकल स्टडी में इम्पॉर्टेंट नहीं मानता, बल्कि व्यवहारों की स्टडी पर बात करता है। फिर आगे बिहेवियरलिज्म मॉडर्निटी पर भी फोकस करता है। फिर बिहेवियरलिज्म टेस्टिंग थ्योरी और हाइपोथेसिस की बात करता है। इससे ही शोध, अध्ययन, रिसर्च आदि पर बात हो सकती है। फिर आगे ये पॉलिटिकल साइंस को डिसिप्लिन या अनुशासन के रूप में डेवलप करने की बात करता है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस किया जाता है, मतलब एक ही तरह से सारे देशों के, सारे जगह के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने पर फोकस है इसका। इस तरह से स्टडी होगी तो रिजल्ट भी ऐसा निकलेगा जो सभी जगह पर अप्लाई होगा। फिर व्यवहारवाद को नेव इंपीरियलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंपीरियलिज्म की आलोचना करता है। इंपीरियलिज्म मतलब अनुभववाद, मतलब ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस में अनुभव के आधार पर स्टडी नहीं होनी चाहिए। फिर व्यवहारवाद इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर भी फोकस करता है। ये कहता है कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर एट द एंड ये पॉलिटिकल साइंस को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में देखता है। तो ये कुछ की फीचर्स थे बिहेवियरलिज्म के बारे में। अब इसके बारे में अलग अलग दार्शनिकों ने क्या कहा। तो सबसे पहले है इसमें डेविड ईस्टन। ये कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। देखो 1967 में इनका एक ऐसे पब्लिश हुआ, द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। इसमें इन्होंने व्यवहारवाद को मेंशन करते हुए 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स की बात की। एक तरह से 8 तरीके से व्यवहारवाद को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। पहला है रेगुलरिटीज या नियमितताएं। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस की नियमितताओं को ध्यान में रखना होता है। ये कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट दूसरे से कंटिन्यूसली, रेगुलरली जुड़ा होता है, जिससे कि उसका ओवरऑल स्टडी सही तरीके से हो पाती है और ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी किया जा सकता है। दूसरा फाउंडेशनल स्टोन है वेरिफिकेशन, मतलब पॉलिटिकल साइंस में ऐसी चीज़ों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए जिसे हम सत्यापित कर सकें, वेरीफाई कर सकें। अगला आता है टेक्निक्स, मतलब ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जो रिसर्च के लिए हम अपनाते हैं। फिर है क्वांटिफिकेशन या परिमापीकरण, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस में हम इन्हें माप सकते हैं, उनका परिणाम निकाल सकते हैं। फिर फिफ्थ आता है वैल्यू फ्री स्टडी। तो डेविड ईस्टन ने भी मूल्यों को महत्व नहीं दिया पॉलिटिकल साइंस में, व्यवहारवाद में। अगला आता है सिस्टमेटाइजेशन, मतलब क्रमबद्ध तरीके से रिसर्च करना। किसी भी चीज़ की स्टडी करना है तो क्रमबद्ध तरीके से की जाए। 7th आता है प्योर साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस को यदि साइंटिफिक स्टडी से किया जाए तो इसे प्योर साइंस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। फिर 8th और लास्ट आता है इंटीग्रेशन, मतलब पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री आदि एस्पेक्ट्स का भी, आदि सब्जेक्ट्स का भी अध्ययन इंटीग्रेटेड रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये सारे 8 फाउंडेशनल स्टोन्स हैं डेविड ईस्टन के अबाउट बिहेवियरलिज्म। डेविड ईस्टन की कुछ प्रसिद्ध बुक्स हैं, द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1956, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 1990। अब ईस्टन के व्यवहारवाद से संबंधित इन विचारों का विरोध किया था हेम्पेल एंड पॉपर ने। इन्होंने इसे नैरो इंडक्टिविस्ट व्यूज कहा।
आगे चलकर डेविड ईस्टन ने भी अपनी गलती मानी 1969 में, और उन्होंने कहा कि साइंटिफिक स्टडी के साथ साथ फैक्ट और वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, जिसे आगे चलकर हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। डेविड ईस्टन के अलावा कुछ अन्य थिंकर्स भी हैं, जैसे गैब्रियल आलमंड, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की। अगले आते हैं रॉबर्ट डहल, ये येल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने अपने मेन टर्म पॉलीआर्की या बहुलवाद को सपोर्ट किया है। इन्होंने ही शुरुआत की थी एम्पिरिकल थ्योरी की। साथ ही व्यवहारवाद को पॉलिटिकल पावर में डिफाइन करने का काम भी इन्होंने किया। इनकी बुक्स हैं हु गवर्न, पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ऑन डेमोक्रेसी। अगले थिंकर आते हैं ग्राम वालास, ये को फाउंडर हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। इनकी प्रमुख कृति है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908। अगले थिंकर हैं आर्थर बेंटले, इनकी कृति है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल प्रोसेस, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप आदि का पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रोल रहता है उसके बारे में बताया। ये मुख्यतः ग्रुप अप्रोच पर फोकस करते हैं। इनकी और अन्य बुक्स हैं नोइंग द अननोन 1949, इंक्वायरी इनटू इंक्वायर्स 1954 में। अगले थिंकर हैं चार्ल्स मैरियम, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। 1925 में इन्होंने ही व्यवहारवाद को सामने लाया था। 1920s में शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस को एस्टैब्लिश किया। इनकी कुछ बुक्स हैं न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1925, सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स 1945, पब्लिक एंड प्राइवेट गवर्नमेंट 1944, द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन सोशल चेंज 1936। आगे कुछ थिंकर्स हैं जैसे V.O.K. जूनियर, जॉर्ज कैटलिन आदि। इन सभी ने व्यवहारवाद को सपोर्ट किया है। अब व्यवहारवाद की कमियों में सिर्फ एक ही चीज़ देखने मिलती है हमें कि साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं ये लोग, तथ्यों पर ज़्यादा फोकस है, जिसके कारण मूल्यों को तवज्जो नहीं देते, वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं करते ये। इसीलिए इन सभी कमियों के कारण आगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब बिहेवियरलिज्म में कुछ पॉलिटिकल थिंकर के कथन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला कहा है पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ डिक्लाइंड, पॉलिटिकल थ्योरी का दौर चला गया है, ये कहा है कोबन और ईस्टन ने। दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डेड, मतलब राजनीतिक सिद्धांत मर चुके हैं, ये कहा है लेस्लेट और डहल ने। फिर आगे रेमर ने कहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी इन डॉग हाउस, मतलब डॉग हाउस की तरह पॉलिटिकल थ्योरीज को साइडलाइन कर दिया गया है। फिर आगे हिस्टोरिसिज्म ने पॉलिटिकल थ्योरीज को डुबा दिया है, ये कहा है डनिंग, मैकवेन, सेबाइन आदि जैसे विचारकों ने। तो व्यवहारवाद के बारे में ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।